देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जहां पर राहुल गांधी के सामने मुकदमा दायर करके नेता बन रहा था बीजेपी का सहयोगी और सपोर्टर। बाद में राहुल गांधी ने ही होश ठिकाने लगा दिए दोस्तों, जिसके बाद ये केस वापस करके भाग गया। बताएंगे कैसे सावरकर को लेकर राहुल गांधी के टिप्पणी पर मानहानि का मुकदमा करवाता है दोस्तों, और उसके बाद पूरी तरीके से षड्यंत्र रचता है, बाद में देश को छोड़कर ही भाग जाता है दोस्तों। डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के सिर में सटा के गोली मारने की बात आई है सामने दोस्तों। बताएंगे किस तरीके से बाल बाल बचे हैं फारूक अब्दुल्ला, क्या है पूरा मामला और हत्या की कोशिश से किए गए हमले में हमलावर कौन है दोस्तों, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर जितने भी मानहानि के मुकदमे किए गए हैं 30-32 मुकदमे सारे के सारे राहुल गांधी को परेशान करने मात्र के लिए किए गए हैं, और सावरकर को लेकर राहुल गांधी ना तो कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे, और डंके की चोट पर राहुल गांधी सावरकर को सॉरी सावरकर बोलते हैं। और नरेंद्र ने कर दिया सरेंडर का जो नारा है वो भी सावरकर की विचारधारा से आता है, और राहुल गांधी डंके की चोट पर इस बात का इस नारे का समर्थन करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ये मामला है नवंबर 2022 का दोस्तों, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत महाराष्ट्र के अकोला पहुंचते हैं, जहां पर कई जगह पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वीडी सावरकर पर टिप्पणी की और वीडी सावरकर की विचारधारा को सीधे निशाने पर लिया दोस्तों। उन्होंने वीडी सावरकर यानी सावरकर को माफी वीर कहते हुए कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, साथ ही कुछ अन्य ऐतिहासिक संदर्भ भी राहुल गांधी ने बताए दोस्तों। राहुल गांधी डंके की चोट पर बताते हैं कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इसको मुस्लिम समाज के लोगों को मारने में मजा आता था, और ऐसे व्यक्ति को हम माफी वीर सावरकर बोलते हैं। इसी बात को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर करवाया गया। देवेंद्र भुटाड़ा नाम का एक एनजीओ चलाने वाला व्यक्ति जो नासिक का निवासी था दोस्तों, उसने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 यानी मानहानि और 504 यानी शांति भंग करने की मंशा से किए गए अपमान के तहत मामला दर्ज करवाया। शिकायत के माध्यम से अधिवक्ता मनोज पिंगले ने इस केस को आगे बढ़ाया, और इस केस पर सुनवाई हुई दोस्तों जुलाई 2025 के अंदर। नासिक के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरसी नारवाड़िया की अदालत में राहुल गांधी का वीडियो लिंक के जरिए पेश होने के बाद जमानत दी गई थी दोस्तों, यानी राहुल गांधी की इस पूरे मामले को लेकर पेशी भी हुई थी, और 15,000 रुपए के बॉन्ड पर राहुल गांधी को जमानत दी गई थी। केस की सुनवाई जारी रही, जिसमें पुलिस ने जांच रिपोर्ट सौंपी। शिकायतकर्ता ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपनी शिकायत वापस ले ली दोस्तों, और 11 मार्च 2026 को यानी बीते दिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अंतिम सुनवाई के बाद पूरी तरीके से इस मामले को खारिज करके डस्टबिन में फेंक दिया गया। पूरी कार्रवाई आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है दोस्तों। राहुल गांधी इस पूरे मामले पर बरी हो गए हैं, यानी राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर करवाया गया था, और वो मुकदमा अब आगे नहीं चलेगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी को कोई सजा आगे नहीं मिलेगी। सावरकर से जुड़े मामले को लेकर यह बीजेपी को तगड़ा झटका है दोस्तों। नासिक का केस था और कुछ ही सुनवाई में पूरी तरीके से ढह गया, तो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी पर आरोप लगाना इनका केवल काम है, और एनजीओ बना रखा है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि एनजीओ को कई बार सामने वाली दूसरी पार्टी को परेशान करने के लिए बनाया जाता है। एनजीओ में जो फंडिंग होती है आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से होती है, और उस फंडिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है किसी एक राजनीतिक पार्टी को परेशान करने के लिए दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी का खौफ इतना ज्यादा है कि ये भाजपा का समर्थक देश के अंदर भी नहीं है दोस्तों, देश छोड़कर भी भाग गया। अपडेट ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने वाले देवेंद्र भाटुड़ा अब भारत में नहीं है, वो बाहर चला गया है, ये दावा सामने आया है दोस्तों। यानी राहुल गांधी उल्टा मुकदमा दायर करवा सकते थे और ऐसे व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे भेज सकते, तो ये अपना एनजीओ का काम धंधा बंद करके विदेश भाग गया, ये भी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये विदेश में भाग गया तो क्या इसको लग रहा है कि ये बच जाएगा? अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को मुकदमा दायर करवाना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए, ये जो बाहर भागा है ये जानबूझकर भागा, इसे लग रहा है कि राहुल गांधी कोई कार्रवाई नहीं करवा पाएंगे, लेकिन चाहिए दुनिया के किसी कोने में बैठे इस पर मुकदमा करवाना चाहिए। आप लोग की क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को परेशान करने के लिए जिस तरीके से राहुल के सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर राहुल पर मुकदमे करवाए जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिलेवार तरीके से जानबूझकर करवाया गया दोस्तों। और आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जमकर राहुल गांधी पर मुकदमे करवाए गए, ताकि राहुल गांधी तब रुक जाएंगे, कुछ दिनों बाद रुक जाएंगे, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद रुक जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते चले गए। अंत में हुआ ये कि 24 के चुनाव में आप लोगों ने देखा कि नतीजे किस तरीके के रहे। ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर एक और यात्रा निकालते तो बीजेपी सत्ता से निकल लेगी, साफ साफ नजर आने लगा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को कमजोर करने की तमाम कोशिश फेल हुई है और राहुल गांधी पर देश के किसी भी विपक्ष के नेता से ज्यादा 2 गुने 3 गुने मुकदमे दायर है दोस्तों। राहुल गांधी कभी आंखों में झूठे आंसू लेकर ये बोलते नहीं है कि उनके ऊपर मुकदमे इतने सारे दायर है, मैं क्या करूं, मैं लड़ना छोड़ दूं क्या, मैं तो राजनीति नहीं कर सकता। राहुल गांधी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते दोस्तों। 31-32 उनके ऊपर मुकदमे हैं, लेकिन फिर भी एक एक मुकदमे में राहुल गांधी सुनवाई में जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि अपनी विचारधारा
को लेकर राहुल गांधी एकदम अड़िग है, डंके की चोट पर खड़े हैं कि सावरकर माफी वीर था, है और रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि आप धीरे धीरे करके और भी मुकदमों का यही हाल होने वाला है, और राहुल गांधी डरने वाले नेताओं में से तो नहीं है, और उसका ये सीधा सीधा एग्जांपल है दोस्तों, उदाहरण है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, 2 शब्द जरूर लिखिएगा देवेंद्र भुट्टाडा जैसे लोगों के बारे में। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बीते रात अचानक से एक बड़ा हमला हो जाता है दोस्तों। एक शादी के कार्यक्रम में गए थे, इस दौरान कटा उनके सिर के पास लाकर चला दिया जाता है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर के बुधवार देर शाम फायरिंग की कोशिश का एक नया मामला सामने आया है दोस्तों, यानी वो फायरिंग के घटना में बाल बाल बचे हैं दोस्तों। अपडेट ये है कि वो शादी के कार्यक्रम में ग्रेटर कैलाश इलाके में गए थे और शादी का समारोह चल रहा था। उनके साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। घटना का सीसीटीवी भी सामने आ गया है। जैसा कि देखा जा सकता है कि फारूक अब्दुल्ला शादी में जा रहे थे, तभी एक हमलावर जिसका नाम कमल सिंह जामवाल बताया जा रहा है, उसने पीछे से आकर फारूक अब्दुल्ला के सिर के ऊपर बंदूक तान दी दोस्तों और पीछे से गोली चला दी। गनीमत ये रही कि जब बंदूक चलाया गया तो बंदूक झटके से यानी बंदूक गोली के झटके से साइड हो गया दोस्तों, जिस कारण से उनके सर से थोड़ा इधर यानी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और वर्तमान जो डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के अंदर सुरेंद्र चौधरी, उनके बीच से गोली निकल जाती है दोस्तों और फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच जाते हैं। हमलावर की पहचान कमल सिंह जामवाल के रूप में की गई है। सुरक्षा बलों ने बाद में उस व्यक्ति को दबोचा दोस्तों और उसको पुलिस थाने में ले जाया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री क्या देश के अंदर सुरक्षित नहीं है और वरिष्ठ विपक्षी नेता है दोस्तों और Z+ कैटेगरी की इनको सिक्योरिटी मिली हुई है, इसके बावजूद हमलावर इतना नजदीक कैसे आ जाता है और साथ में कट्टा लेकर कैसे आ जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों सुरक्षा एजेंसियों पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल के दावे चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है दोस्तों। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि मेरे पिता बचे, बाल बाल बचे, लेकिन जो पता है वो ये कि एक भरी हुई पिस्तौल वाला व्यक्ति बिल्कुल करीब पहुंच गया था और गोली चला दी। केवल करीबी सुरक्षा दल ने ही गोली को रोका और ये सुनिश्चित किया कि हत्या का प्रयास विफल हो जाए। फिलहाल सवालों से ज्यादा जवाब नहीं है, जिनमें ये भी शामिल है कि कोई व्यक्ति Z+ NSG की सुरक्षा के घेरे में कैसे आ सकता है, इतना नजदीक कैसे आ सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला काफी गंभीर है। अगर आप भी मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा है जिस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए और इस मामले पर एक एक अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनके जिम्मे फारूक साहब की सुरक्षा थी दोस्तों। ऐसे में अगर फारूक साहब को कुछ हो जाता तो जम्मू और कश्मीर पूरी तरीके से और डिस्टर्ब हो जाता और पूरी तरीके से हालात बिगड़ जाते। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी साजिश का एक रूप हो सकता है जिस पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आखिरकार तेजस्वी यादव ने वो काम कर दिया दोस्तों जिसकी लोग उम्मीद उनसे कर रहे थे। बिहार को लेकर लोकल न्यूज चैनल में एक रिपोर्ट छपी है। बताया गया है कि बिहार के राज्यसभा चुनाव को लेकर दिलचस्प मोड़ आया है। आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए तेजस्वी यादव ने अपनी सरकारी आवास पर महागठबंधन के विधायकों की ताबड़तोड़ मैराथन बैठक ली है दोस्तों। इस बैठक का जो मुख्य केंद्रीय बिंदु है वो ये कि 41 विधायकों का समर्थन पूरी तरीके से एकजुट करना है और एक भी विधायक यहाँ से वहां ना हो जाए। सुरक्षित जीत के लिए सभी छोटे पार्टियों से बातचीत की जा रही है। अख्तरुल ईमान से संपर्क साधा गया है, यानी AIMIM के बिहार के नेता से संपर्क साधा गया है। इस दौरान उस वक्त सस्पेंस बढ़ गया दोस्तों जब IP गुप्ता ने तेजस्वी यादव की बात AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से फोन पर कराई। हालांकि फोन पर अधिक विस्तार से चर्चा नहीं हुई, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनसे मिलने की इच्छा जताई है दोस्तों। जवाब में अख्तरुल ईमान ने शाम को इफ्तार पार्टी का हवाला देते हुए कहा कि वो 11 मार्च को दोपहर में तेजस्वी यादव से मिलने के लिए जरूर आएंगे। इसके बाद दोस्तों तेजस्वी यादव और AIMIM के लोगों के बीच में मुलाकात हुई है। AIMIM का समर्थन जरूरी है अगर राष्ट्रीय जनता दल को अपने उम्मीदवार को अपने राज्यसभा के उम्मीदवार को जिताना है। ऐसे में दोस्तों AIMIM अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ आकर खड़ी हो जाए तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारेंगे तो ये मैसेज दूर तक जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि पूरी तरीके समीकरण बदलेगा बिहार के अंदर, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को पता है कि पहले ही उनको इतनी टफ सीट दी गई है, इतनी मुश्किल सीट दी गई है। ऊपर से अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक मैसेज होगा कि बीजेपी और नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ साजिश रची है। ऐसे में दोस्तों 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है और AIMIM का लगाकर 40 का आंकड़ा पहुंचता है। एक बसपा के विधायक सतीश यादव है जिनका पूरी तरीके से सपोर्ट तेजस्वी यादव के साथ में नजर आने लगा है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के राज्यसभा चुनाव ये तय करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से कितने मैच्योर हो चुके हैं, कितने राजनीति के समीकरण साधने में माहिर हो चुके हैं। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आगे आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें बिहार समेत देश के अंदर जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं दोस्तों उनके लिए एक सबसे बड़ा चर्चा का विषय है और वो है ये है कि आखिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा क्यों दे रहे हैं और नीतीश कुमार केंद्र सरकार में कौन सा ऐसा पोस्ट संभालेंगे जिसे लेकर वो मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गया। अब इसको लेकर एक रिपोर्ट छपी है दोस्तों जिसमें कुछ ना कुछ सच्चाई नजर आती है। अपडेट ये है कि
बैसाखियों पर टिकी केंद्र सरकार अपने आप को मजबूत करने के लिए फैसला कर रही है। दोस्तों एक बड़ा फैसला ले रही है। इसके लिए पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की राह पर निकलती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि पार्टी ने अगले कैबिनेट विस्तार में बड़े उलटफेर को लेकर संकेत दिए हैं। उप प्रधानमंत्री का एक नया पोस्ट बनाया जाएगा जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ करता था। दोस्तों यानी बड़े दिनों से उप प्रधानमंत्री का पोस्ट देश के अंदर नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो उप प्रधानमंत्री का पोस्ट था उस तरीके का पोस्ट वापस से बनाकर नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू के खाते में ये सीट जा सकती है। दोस्तों ऐसे में टीडीपी संख्या बल के हिसाब से दावेदार मानी जा रही है, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़कर केंद्र की राजनीति में आ रहे हैं तो नंबर 2 का कोई ना कोई पोस्ट तो उनको मिलेगा। पहले चर्चा थी गृह मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन अमित शाह गृह मंत्रालय छोड़ने को तैयार नहीं है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में कौन सा ऐसा पोस्ट है जो नीतीश कुमार को दिया जा सकता है? दोस्तों पहले यह भी दावा चल रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाकर नया वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, नीतीश कुमार को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि दक्षिण भारत से राधाकृष्णन को लाकर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, उपराष्ट्रपति बनाया गया है, अगर उनको हटाया गया तो तमिलनाडु और केरला के अंदर बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। तो अब एक ही विकल्प बचा हुआ है जिससे नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में खुश रखा जा सकता है, और वो है उप प्रधानमंत्री का पोस्ट। दोस्तों और इसीलिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के गठन को लेकर चर्चा चल रही है। ऐसी रिपोर्ट मीडिया में छप रही है और न्यूज ट्रैक में छपी इस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ वास्तविकता दिखाई दे रही है। दोस्तों क्योंकि एक ही पोस्ट बचा है जिसके लालच में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़कर दिल्ली आएंगे, वरना तो नीतीश कुमार को दिल्ली आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का पोस्ट दिया गया तो फिर चंद्रबाबू नायडू को क्या मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पास ज्यादा सांसदों की संख्या है और वो बीजेपी को सपोर्ट भी बड़े मजबूती के साथ कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार की कोई गारंटी दूर दूर तक नहीं है। और नीतीश तो बाद में आते हैं, चंद्रबाबू नायडू तो पहले से ही बीजेपी गठबंधन के साथ में मौजूद है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर केरल को लेकर मनोरमा न्यूज ट्रैकर ने एक बड़ी अपडेट दी है और बताया है कि केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी का दबदबा है और इस बार लेफ्ट गठबंधन सत्ता से बाहर जाने वाली है। अपडेट ये है दोस्तों की मनोरमा न्यूज ट्रैकर के अनुसार केरल में एलडीएफ सरकार के खिलाफ मजबूत एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। 52.9% लोग यानी तकरीबन 53% लोगों ने बदलाव की मांग की है। यानी सब लोग चाहते हैं कि पूरी तरीके से अब समय आ गया है कि केरल की राजनीति बदले, केरल में सारे समीकरण बदले, केरल में नई सरकार बने और नई सरकार के नेतृत्व में केरल आगे बढ़े। ऐसे में दोस्तों 49.1% लोग यानी लगभग 49% कहेंगे जो पिनरे विजयन के प्रदर्शन को खराब बता रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा नेता केरल के लोगों को पसंद है, जब ये सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी को 52% लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री होने चाहिए, जबकि नरेंद्र मोदी को मात्र 29% के आसपास लोग अपना प्रधानमंत्री मानते हैं। तो केरल में तो राहुल गांधी का एक तरफा दबदबा है दोस्तों। 51-52% लोग अगर राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो इसका मतलब वोट भी देंगे, और वोट देंगे तो फिर केरल के अंदर इस बार यूडीएफ की गठबंधन की सरकार बनेगी और बाकी भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से लाइन नहीं लगेगा। यानी केरल में बीजेपी को लग रहा था कि क्योंकि 2 बार से बैक टू बैक एलडीएफ पार्टी की सरकार गठबंधन की सरकार बन गई तो कांग्रेस और यूडीएफ कमजोर हो गया होगा, लेकिन राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को आगे करके केरला में जो चुनाव लड़वाया उसके बाद से केरल कांग्रेस काफी मजबूत हो गई है, यूडीएफ मजबूत हो गया है। और मजबूती इतनी ज्यादा है कि अब यूडीएफ पार्टी गठबंधन एलडीएफ को हराने के लिए पूरी तरीके से तत्पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। जनता यूडीएफ के समर्थन में आकर खड़ी भी हो रही है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बीजेपी की सरकार जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं सवालों का जवाब देने से ऐसे पीछे हटी है जैसे कोई सवाल नहीं, बमबारी चल रही हो। दरअसल बीजेपी की सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गैस के क्राइसिस को लेकर, यानी देश भर के अंदर जो गैस को लेकर, एलपीजी को लेकर लोगों के बीच में चर्चाएं चल रही है। उन चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए, अफवाहों पर विराम लगाने का दावा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार भी पहुंचते हैं। बड़े तैयारी के साथ पत्रकार पहुंचते हैं कि जो जनता के सवाल है वो पूछेंगे सरकार के लोगों से, लेकिन पत्रकारों की भीड़ देकर अचानक से सरकार अपना रुख बदल देती है और कहती है कि हम पत्रकारों का सवाल नहीं लेंगे, हम लोग खाली यहाँ पर आए हैं बताने के लिए और आप लोगों को बता रहे हैं कि सरकार का क्या स्टैंड है। सवाल यह है कि अगर सरकार को यह बताना था कि उनका स्टैंड क्या है तो वो तो प्रेस नोट जारी करके बता सकते हैं। इसके लिए इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुआ बनाने की क्या जरूरत थी? और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो सवालों का जवाब दे, लेकिन सवालों का जवाब देने की हिम्मत ना तो नरेंद्र मोदी सरकार में किसी नेता की है दोस्तों, और अधिकारियों को तो छोड़ ही दे, अधिकारियों को तो वैसे भी पता है कि उनकी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं जनता के प्रति, तो वो तो वैसे भी जवाब नहीं देंगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये तो जनता के पैसे का नुकसान करना है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, उसके लिए अलग से सेटअप तैयार करो, फिर आकर हुआ बनाकर केवल सरकार के द्वारा जो बातें बोली जा रही है वो आकर पढ़ दो, तो ये कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस है? अगर आप भी मानते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि जर्नलिस्टों को देखकर, मीडिया वालों को देखकर एक तरीके का डर है कि कहीं सरकार से ऐसे सवाल ना पूछ लिए जाए जो आऊई करने लगे बीजेपी सरकार के लोग, क्योंकि इनके पास जवाब तो है नहीं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कर रहे थे तो जवाब देना चाहिए था मीडिया के सवालों का, ये बीजेपी सरकार के डर को दिखाता है दोस्तों। यानी अगर भारत में एलपीजी
एलपीजी और एलएनजी जितनी भी चीजें होती हैं, गैस सिलेंडर पूरी तरीके से उपलब्ध है, तो सरकार को एक सवाल का जवाब देना चाहिए। जब जनता के सवाल वो लेंगे नहीं तो आखिर पता कैसे चलेगा कि देश के अंदर चर्चा किस बात को लेकर की जा रही है। बीजेपी के लोग अपने अधिकारियों को भेजकर भी दोस्तों एक तरफा, यानी जिसे मोनोलॉग कहा जाता है, कि कोई आ जाता है और आकर बोलकर चले जाता है, सामने से क्या जवाब मिल रहा है, सामने से लोग क्या बोल रहे हैं उस बात का कोई उत्तर नहीं देता। तो उस टाइप का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो मोनोलॉग था। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बहुत ही विडंबना का दौर चल रहा है। दोस्तों दौर ऐसा है कि राजीव निगम जैसे लोग, यानी जो कॉमेडियन हैं, वो देश की सच्चाई सबके सामने बता रहे हैं, और जो लोग देश में पत्रकार बने घूम रहे हैं उन लोगों से केवल कॉमेडी देखी जा रही है। और यही बड़ा कारण है कि राजीव निगम जो कॉमेडियन है दोस्तों, वो एक अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि लोग सिलेंडर से पहले ही परेशान चल रहे थे, अब सिलेंडर से भी परेशान हो गए हैं, यानी सिलेंडर भी कूद गया है। पहले सिलेंडर से परेशान थे, आप लोग जानते हैं किसको सिलेंडर बोलकर संबोधित किया जाता है दोस्तों। आजकल लोग सिलेंडर से भी परेशान हो गए हैं, यानी सिलेंडर भी कूद गया है देश की समस्या के लिए। इस पर मेहताब सिद्दीकी कहते हैं कि मित्रों घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस संकट की घड़ी में एक प्लास्टिक के पाइप नाले में फंसा देना, नाले की गैसें चाय बनाकर ईरान का घमंड हम लोग तोड़ सकते हैं। बात तो सही है दोस्तों, एक तरीके से लोग तंज कसने में कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। अगर आप भी मानते हैं एकदम 100% सही बात चल रही है तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अमित शाह की भाषा को क्या हो गया है, अमित शाह क्यों इतने बौखला गए हैं, क्या अमित शाह को अब सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। अमित शाह का एक और पार्लियामेंट का संसद का भाषण सोशल मीडिया पर लोगों ने क्लिप काटकर शेयर करना शुरू कर दिया दोस्तों, क्योंकि लोगों को पता है कि अब अमित शाह पूरी तरीके से बौखला गए हैं। अमित शाह कहते हैं मुझे तो बोलने में भी साला संकोच होता है, यानी साला शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे हैं जिसे पारिवारिक संबंधों को छोड़ दे तो अन्य मामलों को लेकर एक अपशब्द के तौर पर ही देखा जाता है, यानी किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों सवाल यह है कि अमित शाह क्यों इतने बौखला गए हैं, क्या उनका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, जब मन करता है तब वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी एक बार कर चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अमित शाह सोच रहे हैं कि पूरे पार्लियामेंट को एक ऐसी जगह बना देते हैं जहां पर केवल इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाए, यानी भाषा का ज्ञान नहीं है तो उनको थोड़ा पढ़ लिख कर आना चाहिए। इस तरीके की अपशब्द वाली भाषा का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है। अगर आप भी मानते हैं कि गृह मंत्रालय जिसमें आज अमित शाह बैठे हुए हैं वो गृह मंत्रालय बड़े बड़े दिग्गजों के हाथ में रहा है, सरदार पटेल पहले गृह मंत्री थे दोस्तों, तो सोचिए कि सरदार पटेल की जो पूरी लीगेसी चलती आ रही थी, यानी उनका जो पूरा एक धरोहर था गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ, आज वो अमित शाह पर आकर खत्म हो रही है। तो इससे पता चलता है कि कैसे सरदार पटेल के धरोहर को खत्म किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं अगर आप भी मानते हैं कि दोस्तों अमित शाह देश के गृह मंत्री कम से कम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं कि उनको गृह मंत्री होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में हिम्मत जुटानी चाहिए और शाह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि मोदी और शाह के खिलाफ कार्रवाई ये असंभव है दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ज्यादातर सीक्रेट शाह को पता है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें अयोध्या में पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों जब रसोई में किल्लत हो गई। अपडेट यह है कि अयोध्या राम मंदिर में सिलेंडर ना मिलने से रसोई को बंद कर दिया गया। रसोई के बाहर लिखा गया कि देश में गैस की किल्लत है, इसलिए रसोई बंद की जाती है। यानी अयोध्या के राम मंदिर के अंदर भी सिलेंडर की कमी के कारण इसका असर दिखाई दे रहा है दोस्तों। यानी राम मंदिर के अंदर जो राम रसोई चलती है जिसे लोगों को भोजन मिलता है, उसको भी बंद किया गया है। और कारण आप लोग जानते हैं, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका असर भारत पर पड़ रहा है दोस्तों। इस पर बीजेपी सरकार स्पष्टीकरण देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करती है आप लोग देख ही रहे हैं, एक भी मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को लगता है कि वो मुस्लिम समाज के लोगों के जो प्रतीक है उनके नाम वाम सबको हटाकर चुनाव जीत जाएंगे। यानी अपने 10 सालों में उनकी सरकार ने असम के अंदर क्या किया है ये बताने के लिए उनके पास नहीं है, तो अब मुस्लिम समाज से जुड़े हुए प्रतीकों का इस्तेमाल करके चुनाव को अलग तरीके से पोलराइज करने की कोशिश, यानी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अब बारपेटा मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। अब बड़ी बात यह है कि फखरुद्दीन अली अहमद कोई ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं दोस्तों, भारत के पहले और एकमात्र असम से आने वाले राष्ट्रपति थे। ऐसे में दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जो असम राज्य से आकर राष्ट्रपति देश का बनता है तो इस बात को तो सेलिब्रेट करना चाहिए था। और उनके नाम से अगर किसी कॉलेज का नाम है तो ये तो गर्व की बात है, लेकिन क्योंकि अभी आने वाले दिनों के अंदर चुनाव की राजनीति है पूरी तरीके से दोस्तों, और चुनाव में आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से किन मुद्दों के इर्द गिर्द पूरा चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए पूर्व राष्ट्रपति के नाम से जो एक कॉलेज है उसका नाम भी बदला जा रहा है। यानी सोचिए किस लेवल पर उतरकर राजनीति चल रही है केवल चुनाव जीतने के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि देश के जितने भी धरोहर वाले लोग हैं दोस्तों उन सबको कहीं ना कहीं कमतर दिखाने की कोशिश की जा रही है, और एक बार फिर से असम के राष्ट्रपति का अपमान किया गया। सोचिए असम का एक लाल जो राष्ट्रपति बना देश का, उनका नाम हटाया जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम समाज तो असम के अंदर इस बात को लेकर नाराज होगा ही होगा दोस्तों। वहां के हिंदू समाज के लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि असम का एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना, जो उनके लिए उनका प्राउड है, गर्व है कि असम के किसी व्यक्ति ने देश के इतने बड़े पोस्ट को हासिल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके नाम को हटाया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरे असमिया लोगों का अपमान है और असमिया लोगों को इस अपमान पर बीजेपी से चुनाव में बदला जरूर लेना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे संकट के मामले पर गैस के मुद्दे को लेकर अलग अलग तरीके से भ्रम फैला रही है। कांग्रेस पार्टी पर नरेंद्र मोदी आरोप मढ़ रहे थे दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या आरोप लगाएगी बीजेपी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में खुद गैस की कमी हो गई दोस्तों, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जो कैंटीन चलता था साउथ इंडियन आइटम से जुड़ा हुआ कैंटीन, वो भी बंद हो गया। सोचिए, जब कांग्रेस पार्टी खुद गैस के किल्लत से परेशान चल रही है तो कांग्रेस पार्टी देश के अंदर लोगों में अफवाह नहीं फैला रही है, बल्कि हकीकत यही है। नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए और उनको एक बार फोन लगाकर मुंबई या फिर बेंगलुरु या किसी शहर के बड़े रेस्टोरेंट से पूछना चाहिए कि क्या उनके यहाँ गैस सिलेंडर उपलब्ध है। खुद पता चल जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को कहाँ हकीकत पता होती है दोस्तों, गोदी मीडिया भी हकीकत बताता नहीं है और आसपास के लोग तो वहाँ मोदी जी वहाँ करते रहते हैं। तो ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर आएगा हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत